एवरीवन। आज से हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक हम प्लेलिस्ट बनाने की सोच रहे हैं नए तरीके से, जिसमें आप लोगों को टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए जाएंगे। हर दिन हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे। अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उस हिसाब से हम टॉपिक वाइज चीज़ों को प्रिपेयर करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो, ये एफर्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि बहुत बच्चों के पास रीच पहुँच सके। आज हम इकोनोमेट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है अजम्पशन कि ओएलएस एस्टिमेटर को एस्टिमेट करने के लिए कौन सा अजम्पशन रिक्वायर्ड है। तो ओएलएस के लिए स्पेशली 3-4 तरह के ओएलएस को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके बहुत सारे अजम्पशंस होते हैं। ऑलरेडी मैं इकोनोमेट्रिक्स के क्लासेस के लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ आपको डेली। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत इजीली इकोनोमेट्रिक्स समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है ताकि जो नॉन इकोनोमेट्रिक्स बच्चे भी हैं वो भी उसको समझ सकें। तो ओएलएस एस्टिमेटर के बहुत सारे अजम्पशंस होते हैं। तो उस अजम्पशन में जो इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है, जैसे कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मॉडल में अनबायस्डनेस होनी चाहिए, साथ ही साथ वो इफ़िशिएंट होना चाहिए। तो इन सब कुछ मॉडल ये हमें ये बताते हैं कि हमारा वेरिएंस इसके इक्वल होना चाहिए, कोवेरिएंस 0 और जे के इक्वल होना चाहिए, और हमारा जो एस्टिमेशन है मीन का वो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो ये तीनों सही है, लेकिन जो ये है हमारा, ये हमें दिखाता है, ये नॉर्मेलिटी के अजम्पशंस हैं। हमें सिंपल पूछा था अजम्पशन ओएलएस एस्टिमेटर के कोएफिशिएंट के, तो ये तीनों अजम्पशन होंगे, जबकि ये नॉर्मेलिटी का है तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ही करेक्ट होगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने इंक्लूड किया है, जैसे कि ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग मे बी कंसिक्वेंस ऑफ वन और मोर ऑफ द लीनियर क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल CLMR अजम्पशन बीइंग वायलेटेड। यानी कि इन चारों में से कौन सा ऐसा कंसिक्वेंस होगा, एक से ज़्यादा, जब हमारा क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अजम्पशन को वायलेट होता है। तो जब क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का अजम्पशन वायलेट होता है तो कोएफिशिएंट एस्टिमेशन ऑप्टिमल नहीं हो पाता है, स्टैंडर्ड एरर भी ऑप्टिमल नहीं हो पाता है, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन अजम्पशन जो टेस्ट किए हैं वो इनएप्रोप्रिएट हो जाते हैं। और जो हमारा कंक्लूजन है, जो हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को देखना चाहते हैं, वो भी हमारा इनवैलिड आता है। तो इसीलिए क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का अजम्पशन बिल्कुल भी वॉयलेट नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से हमारे मॉडल इनवैलिड हो सकते हैं। तो ये एक से ज़्यादा हमारा वॉयलेशन के कंसिक्वेंस होंगे, ये चारों कंसिक्वेंस होंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड किया है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हेट्रोस्कैडिसिटी का मतलब क्या होता है। तो हेट्रोस्कैडिसिटी हमारा जो, अगर हम ओएलएस का अजम्पशन देखें तो उसमें होमोस्कैडिसिटी की बात की गई है। तो जब भी होमोस्कैडिसिटी का अजम्पशन वायलेट होता है तो हेट्रोस्कैडिसिटी की प्रॉब्लम जनरेट होती है। तो यानी कि जब भी हमारा वेरिएंस ऑफ एरर कांस्टेंट नहीं होता है तो हम उसको हेट्रोस्कैडिसिटी कहते हैं। इसको मैं जल्दी से समझाने की कोशिश करूँगी। सपोज़ ये हमारा मॉडल है और ये हमारा मॉडल का वो है, हम इसको ऐसे ऐसे बनाते हैं। जब भी हमारा एरर टर्म बिल्कुल कांस्टेंट है यहाँ पे, तब उसको हम बोलते हैं होमोस्कैडिसिटी। और जैसे ही ये वॉयलेट हो जाता है अजम्पशन, तो इधर इधर वेरिएबल हमारे एरर टर्म के चले जाते हैं जो कि कांस्टेंट नहीं होते हैं, और मॉडल में एरर का कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से हमारा वेरिएंस इन अ एरर इज़ नॉट कांस्टेंट, इसी को हम हेट्रोस्कैडिसिटी कहते हैं। अब हमें बताना है कि ये क्वेश्चन, हमें एक मॉडल दिया हुआ है, इसमें हमें बताना है कि सपोज करना है कि रिसर्चर इंटरेस्टेड है कंडक्ट करने के लिए वाइट हेट्रोस्कैडिसिटी टेस्ट। अब वाइट हेट्रोस्कैडिसिटी टेस्ट क्या होता है, तो ये हेट्रोस्कैडिसिटी जब मॉडल में आ जाते हैं तो इसके 6 तरह के टेस्ट दिए गए हैं। उसी में से ये पहला टेस्ट वाइट हेट्रोस्कैडिसिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। अब ऑक्सिलरी रिग्रेशन क्या होता है, तो ऑक्सिलरी रिग्रेशन का हम यूज़ करते हैं जब हमें कांस्टेंट वेरिएंस फाइंड आउट करने होते हैं। हमें बताना है कि कौन सा एप्रोप्रिएट है इन सब में से, इसको फाइंड आउट करने के लिए वाइट हेट्रोस्कैडिसिटी टेस्ट के लिए। तो वाइट हेट्रोस्कैडिसिटी टेस्ट में हमें जो ये हमारा एरर टर्म दिया है ना, इसका स्क्वायर हम लेते हैं।
तो जहाँ जहाँ स्क्वायर है इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है, इसमें नहीं है, तो ये तो दोनों पहले ही गलत हो गया। साथ ही साथ हमें x2 का निकालना है, तो इसमें तो x2 है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। बचा हमारा ये वेरिएबल, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप एक बार पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन हमें जो है इसके लिए हमें टेबल देखने की ज़रूरत पड़ती है कि 5% उस पर काई स्क्वायर की क्रिटिकल वैल्यू और जो हम 10% साइज़ लिए हैं उसके में क्या वैल्यू होगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो हम टेबल देखेंगे तो हमें मिल जाएगा ये 9.24 के कंपैरेटिव इसका वैल्यू आएगी। तो इसको तो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि आप लोग नहीं जानते हैं। मैं इसको पहले डिटेल में पढ़ा दूँगी, तब मैं आपको इसको बताऊँगी। What would be the consequence of Euler's estimator if heteroscedasticity present? तो heteroscedasticity present है और उसको हम इग्नोर कर देंगे तो क्या होगा, हमारा मॉडल एकदम इनफिशिएंट हो जाएगा। ये एकदम ध्यान रखिएगा, जब भी हेटेरोस्केडिसिटी या ऑटो कोरिलेशन के चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं तो हमारा मॉडल इनएफिशिएंट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग आर द पॉसिबल अप्रोच ऑफ डीलिंग विद अ मॉडल दैट एग्जिबिट हेटेरोस्केडिसिटी। अगर हेटेरोस्केडिसिटी है तो मॉडल में हम कैसे डील करेंगे, तो हम लॉगरिथम लेंगे सारे वैल्यू का, साथ ही साथ हम यूज़ कर सकते हैं कोई इस मॉडिफाइड स्टैंडर्ड एरर को, और हम जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम कभी भी ऐड को लैग वैल्यू या वेरिएबल इन सब रिग्रेशन इक्वेशन में नहीं लगाते हैं। तो हमारा ऑप्शन 4, सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, आप इसको एक बार पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा निगेटिव रेसिड्यूअल ऑटो कोरिलेशन जब इंडिकेट होगा तो कौन सा फॉलो होगा। तो निगेटिव रेसिड्यूअल ऑटो कोरिलेशन में कैसा पैटर्न हो जाता है, तो ये साइक्लिकल पैटर्न होता है हमेशा, इसका ये ध्यान रखिएगा, साइक्लिकल पैटर्न। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग वुड बी यूज टू टेस्ट फॉर ऑटो कोरिलेशन अप टू द थर्ड ऑर्डर। तो ऑटो कोरिलेशन में फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम डर्बिन वाटसन टेस्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर थर्ड ऑर्डर जहाँ भी आए तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ब्रूश गॉडफ्रे टेस्ट। ठीक है, इसे कंफ्यूज मत होइएगा। एक टेस्ट है हमारा जो हम हेटेरोस्केडिसिटी में यूज़ करते हैं, उसका नाम है ब्रूश पैगन टेस्ट, तो और ये क्या है, ब्रूश गॉडफ्रे टेस्ट। तो ये हम हमेशा जब हमारा ऑटो कोरिलेशन थर्ड ऑर्डर पे चला जाता है तब हम उसका यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और हम हमेशा वाइट टेस्ट, रीस टेस्ट मेटर, ये सब ऑटो कोरिलेशन के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, इसीलिए ये नहीं होगा, ब्रूश गॉडफ्रे टेस्ट होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि जब भी डर्बिन वाटसन टेस्ट स्टैटिस्टिक 0 के क्लोज होता है तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना होगा, तो वो भी किसके क्लोज होगा, 0 के क्लोज होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैं बहुत डिटेल में ऑटो कोरिलेशन, हेटेरोस्केडिसिटी ये सब कुछ करवाऊंगी, तो आप लोग वीडियो के नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि आपको जब भी मैं ये कराऊँ तो आपके पे मैसेज जाए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट।